नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने आज मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लेकर आया हूं। ये एमटीएस वर्ष 2024 की परीक्षा से लिए गए सभी प्यारे प्यारे खूबसूरत सवाल आप सभी के सामने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एमटीएस नाम के लिए एक बहुत छोटा पेपर है, लेकिन अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। और दूसरी बात, इसका जो लेवल है ना, वो लेवल एसएससी सीजीएल से ज़्यादा ऊंचा रहता है। तो दोस्तों, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो या सीएचएसएल, तो उसको एमटीएस की इंग्लिश के इन क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए समय बचाते हैं और पढ़ाई की ओर चलते हैं मेरे साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अब खूबसूरत सवाल आएंगे। आप क्वेश्चंस को देखेंगे, चारों ऑप्शंस पर फोकस करेंगे, किस तरीके से इनको एलिमिनेट करना है ये मेरे साथ आप सीखने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, एक ऐसी बिल्डिंग की बात आपसे पूछी गई है जहां एनिमल्स को काटा जाता है, मारा जाता है, बूचर करा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिकेंटर? सर नहीं, डिकेंटर अपने आप में एक ऐसा पात्र है जिसमें शराब भरकर परोसा जाता है, ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया डिस्कशन से बाहर। सिमेट्री हो गया, जहां पर मृत शरीरों को, जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, इसे हम हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं। बरों की अगर हम बात करें तो खेत खलिहान में अगर कहीं घूमने आप अगर जाते हैं तो खेत खलिहान में जमीन के अंदर कुछ जानवर अपना बिल बना लेते हैं रहने के लिए, तो ये भी गया। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने एबेटॉयर। क्या हो गया भाई? एबेटॉयर हो गया। सर, आप लोगों से एबेटॉयर स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद करेंगे। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक ऐसा इंसान जो रूल करता है, शासन करता है विद एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है जिसकी अपनी जो ताकत है वो एक अकेली ताकत है, उसके बराबर और किसी की ताकत नहीं है, और उसी की ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? उसी का अपना शासन है, ठीक है। अब ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? सोवरन। साहब, सोवरन का मतलब हमें समझ में आता है सुप्रीम रूलर। सोवरन का मतलब हमें समझ में आता है सुप्रीम रूलर, यानी कि एक ऐसा शासक जो अपने आप में सर्वोच्च है। तो साहब, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना जी। हमारे भारतवर्ष में प्रेसिडेंट जो है वो सोवरन है, कहने के लिए सुप्रीम रूलर माने जाते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं हम सीनेटर की, सीनेट का सदस्य सीनेटर कहलाता है, यानी कि सभा सदस्य। रूलर का मतलब हो गया शासक। करेक्ट आंसर हमारे सामने बच गया क्या चीज? डिक्टेटर। अब डिक्टेटर का मतलब क्या हो गया? जो सिर्फ अपना ही नियम शासन चलाता है, अपने नियम शासन के अलावा किसी और की नहीं सुनता है दोस्तों। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू टॉक इज, बिकॉज पॉलिटिशियंस स्पीच, क्योंकि जो पॉलिटिशियन की स्पीच है वॉज हाई फ्लोन, बहुत ऊंचे दर्जे की थी, एंड प्रिटेंशियस। कैसी थी? प्रिटेंशियस, दिखावे से भरी थी, ठीक है जी। इट गेन्ड पॉपुलरिटी, इसी की वजह से क्या हुआ? ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। अब दोस्तों, इसी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है, जो बहुत ऊंचे दर्जे का हो और दिखावे से भरा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसे निमोनिक कहते हैं। गलत जवाब हो गया। अगर निम की हम बात करते हैं तो निम का मतलब होता है माइंड, ठीक है। जब निम की हम बात करते हैं तो ये हो गया माइंड, यानी कि निमोनिक का मतलब हमें समझ में आता है जो हमारे माइंड की शक्ति को बढ़ाने से रिलेटेड हो, जो हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाने से संबंधित है, वो निमोनिक हो गया। आप बहुत सारी वोकैब्स को याद करते हो, उसके साथ कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरी जोड़कर आप उसके साथ याद रखते हैं, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप उन शब्दों के साथ कहानियां जोड़ते हैं तो शब्दों को याद करने के लिए आपने क्या कर दिया? उसका लेवल इंप्रूव कर दिया, निमोनिक कहलाया। हटाइए भाई, अगला शब्द आता है हमारे सामने स्कीमेटाइजिंग। स्कीमेटाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्कीमेटाइजिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक प्लान में लागू करते हैं, यानी कि इसी को अगर हम कहें तो सिस्टमेटाइजिंग। अब सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज को व्यवस्थित करें तो इसी को हम सिस्टमेटाइजिंग कहते हैं, स्कीमेटाइजिंग कहते हैं, यानी कि किसी चीज को स्कीम के अनुसार लागू करना। एक शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज? ऑस्टेयर। ऑस्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में सिंपल होता है। क्या होता है दोस्तों? ये शब्द अपने आप में बताता है, हमें सिंपल बताता है। आप सिंपल की जगह हम कहना चाहें तो इसको कभी कभी हम स्ट्रिक्ट भी कह देते हैं। तो सर, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? जो दिखावे से भरा हुआ हो, एक ऐसी स्पीच जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का मतलब बनावटी रूप लोगों के सामने दिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा सवाल था बच्चा। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या कहता है? अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर फैटलिस्ट बिल्कुल नहीं कहते हम। फैटलिस्ट वो इंसान होता है जो भाग्य भरोसे रहता है। इसका मतलब क्या होता है? ये लक बिलीवर होता है, केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाला इंसान हो गया। साइकोफेंट हम कहते हैं उस इंसान को जो कि चापलूस है। चापलूस को हम फ्लैटरर कहते हैं। कमेंट सेक्शन में फ्लैटरर की स्पेलिंग जरूर बताइएगा आप मुझे। मीजोगैमिस्ट, मीजो का मतलब हमें समझ में आता है हेटर, नफरत करने वाला, और गैमी का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? शादी। ठीक है जी, अरे हाँ है ना। आगे यहाँ किसी शब्द के अंत में IST जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं पर्सन। अब मेरे बच्चों ये वो इंसान हो गया जो विवाह विरोधी है, शादी से नफरत करता है, शादी से दूर रहता है, हाँ कि ना। मेरे बच्चों इस तरीके से वोकैबुलरी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझने के लिए ही आप लोगों को अपनी वोकैब विड्स ध्यान से पढ़नी चाहिए। वोकैब विड्स का नया एडिशन हर एक वोकैब आइटम को बहुत खूबसूरती से आपके लिए तैयार करके दिया है। तो खैर हमारे पास जवाब आ जाता है कौन सा भाई? ग्लटन। ग्लटन हम उस इंसान को कहते हैं जो बहुत खाता है भाई साहब। इस इंसान को आप पेटू भी कह सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बच्चा पार्टी। क्या कहता है सवाल? वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, ये करतब, फीट्स का मतलब क्या होता है? करतब। अब ये करतब कौन कर रहा है? जिम्नास्टिक वाले, ठीक है ना। और जिम्नास्टिक के करतब भी कौन से? डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? हिम्मत से भरे। और ये करने वाला, परफॉर्म करने वाला इंसान क्या कहलाता है? सबसे पहला शब्द है एडिक्ट। जब एडिक्ट की हम बात करते हैं तो एडिक्ट वो इंसान होता है जिसको किसी चीज की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रील देखने की लत पड़ी हुई है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमें शब्दों को याद करने के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है। मैं ये जानता हूं कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए आप क्लास में पढ़ने आए हैं। आप ऐसे बच्चे नहीं है जो रीलबाजी देख रहे हैं, दो मैथ वाले एक दूसरे को काटने दौड़ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, फन ले रहे हैं, नहीं, आपकी वो सोच नहीं है। आप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कंटेंट ओरिएंटेड क्लासेस को ही देखना पसंद करते हैं। तो एडिक्ट का मतलब होता है जिसे लत लग गई है ना। अब तो इसको याद करना है तो कह दीजिएगा मुझे तो तेरी लत लग गई, ठीक है ना। और जिनको लत लग गई वक्त से उनको लात भी लग गई, ठीक है जी। एक्रोबैट इसका सही जवाब आंसर हो गया भैया। एक्रो का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है जी। और बैट का मतलब बैटल करना, चलना, करतब करना। एडोनिस अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो एडोनिस का मतलब होता है एक हैंडसम यंग मैन। डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, ठीक है ना जी। ये अपने आप में कौन हो गया भैया? हैंडसम। हैंडसम भी कौन सा हो गया? यंग मैन, ठीक है जी। सेट हो गया भाई। आगे हमारे सामने लिखा है एडवोकेट। अब एडवोकेट शब्द को तोड़ना सिखाता हूं। एड का मतलब होता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, VOC का मतलब होता है स्पीक। और किसी भी शब्द के अंदर एट अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? मेक। यानी कि किसी को कर देना, बोलने के लिए, किसी की ओर, ऐसे इंसान को हम कहते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला। अब एडवोकेट का मतलब आप किसी न्यायालय में मत चले जाना। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करने वाला, जो किसी की तरफ हमेशा बोलता है। वोकैबुलरी को ऐसे ही डिटेल में समझने के लिए वोकैबुलरीज के हर पन्ने आपकी ज़बान पर हो तो फिर वोकैबुलरी डराएगी नहीं मेरे बच्चे आपको। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी भी स्थान पर अगर हम थोड़े समय के लिए रुकने का काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बड़े प्यार से समझिएगा, इसे हम कहते हैं सोजॉर्न। जॉन का मतलब ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या होता है? यात्रा। और यात्रा में थोड़े समय के लिए सो जाओ तो ये क्या हो गया? सोजॉर्न, ठीक है ना। अब यही तरीका है निमोनिक का। मैंने शब्द के साथ एक छोटी सी कहानी बना दी, परमानेंट दिमाग में सेट हो गया, है ना। सोजॉर्न का मतलब जर्नी कहीं कर रहे थे, सो गए थोड़ी देर, यही शॉर्ट स्टे की बात करता है। करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया, ठीक है बच्चे। अब हमारे सामने आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखते हैं, टोपियरी। टोपियरी का मतलब क्या होता है? झाड़ियों को काटने की कला। आप कभी किसी पार्क में गए हैं, ये पार्क की दीवार है, पार्क के चारों ओर इस तरीके से कुछ बशेज उगे हैं और इसके ऊपर आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर कटिंग करके, बहुत ही प्यारी प्यारी कटिंग करके इस तरीके से आपने झाड़ियां देखी हैं। अब इसकी कटिंग जब करी जाती है, आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा है? तो कभी कभी ऐसे भी कुछ कलाकार लोग होते हैं, पेड़ की इन पत्तों को इस तरीके से काट देते हैं कि वो बिल्कुल एक हाथी की शेप बना देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक हाथी की शेप बना देते हैं।
हैं पेड़ को, तो ये क्या है, टोपियरी है। एम्बार्गो, अगला शब्द है हमारे सामने एम्बार्गो। जब एम्बार्गो की हम बात करते हैं तो एम्बार्गो का मतलब है आगे जाने की बात नहीं करेगा कोई, बैन कर देना। जीनोफोब, जब जीनोफोब की हम बात करते हैं तो जीनो का मतलब होता है विदेशी और फोब का मतलब डर, तो यानी कि जिसे हम कहते हैं अजनबी लोगों से। जीनो का मतलब स्ट्रेंज, या हम कहें तो अलग दुनिया, अलग देश के लोगों से हमें डर लगे, ठीक है ना। यानी कि ये एक ऐसा डर है जो स्ट्रेंजर्स का डर होता है, ठीक है जी। तो सर ये सारे गए हमारे पास करेक्ट आंसर, सोजोर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आपको लेके चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, सर द मिनिस्टर वेंट टू विजिट, मिनिस्टर गया है विजिट करने के लिए किस चीज को, मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है सेटअप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो मिनिस्टर गया है विजिट करने के लिए उन स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को जो बनाया गया है उन लोगों के लिए जहां बरी किए गए हैं दूसरी कंट्री के कुछ लोग। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेव्स। ग्रेव्स का मतलब तो कब्र होता है, लेकिन कब्र का इन लोगों से संबंध नहीं समझ आ पाएगा भाई, ठीक है। इधर लिखा है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। अब आता है कॉफिन, कॉफिन आप जानते हैं वो बोर्ड का मतलब कार्डबोर्ड का एक ऐसा बक्सा जिसके अंदर शव को रखा जाता है, तो ये कॉफिन हो गया। शव पेटी इसे हिंदी में कहते हैं। तो सेनोटेफ इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेनोटेफ इसे हम कहते हैं, गॉट इट। इसे हम कहते हैं समाधि स्मारक। अब आप कहेंगे सर इसके लिए थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे, तो क्या होगा बाबू, जैसे रेफरेंस के लिए समझना है। हम अपने इंडिया गेट को अगर ध्यान से देखें, हम अगर अपने इंडिया गेट को ध्यान से देखें तो भाई इंडिया गेट को देखकर हमें एक छोटी सी बात समझ आती है। इंडिया गेट की दीवारों पर बहुत सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे बहुत सारे उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो देश के लिए जिन्होंने जान दी है, उनके नाम लिखे होते हैं। अगर यही चीज कहाँ है, मिनिस्टर अगर उस जगह पर जाने की कोशिश करे जो दूसरी कंट्रीज में हमारे देश के लोग दफन हैं, उनके लिए जो स्मारक बनाए होते हैं उसी को हम सेनोटेफ कहते हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ते हैं। अ पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है तनख्वाह, ठीक है। आप इसको सैलरी ले लीजिएगा, ठीक है ना। जब आपको पैसा ना मिले और फिर भी आपको किसी पद को संभालने के लिए रख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेजिबल। सर लेजिबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सके, इल लगाने की वजह से जिसकी समझ खत्म हो जाए, यानी कि जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, तो इसे हम कहते हैं समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रीड, इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है। आगे हमारे सामने आता है बिगॉट। अगर बिगॉट की हम बात करते हैं तो इस इंसान को हम कहते हैं जो दूसरों के विचारधारा, दूसरों के धर्म या दूसरे की किसी भी तरह की सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होता। इसको अगर छोटे शब्द में हम कहें तो हठी कहा जा सकता है, यानी कि वो इंसान जो अपने को सही मानता है, दूसरे को गलत मानता है। एफिमिनेट, सर ये वो इंसान होता है, देखने में ये पुरुष है, देखने में ये पुरुष है, लेकिन इसका जो व्यवहार है, इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो हरकतें हैं वो स्त्री जैसी हैं, ठीक है, गॉट इट। तो इसको अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो गया हमारे सामने वुमन लाइक, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या हो गया, ऑनररी, क्या हो गया, ऑनररी, ठीक है जी। तो ऑनर की वजह से किसी पद पर आप काम कर रहे हैं उसे ऑनररी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, आपको जरूर इनको पढ़ना चाहिए बेटा। इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्योंकि सिलेक्टेड कंटेंट जो हमारे सिलेक्शन में मदद करे वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। यूं तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट बनाए, करीब करीब 1200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिन रात पढ़ते रहो, लेकिन आपको अगर 1200 शब्दों में से मैं यहाँ पर जितने भी चॉइसेस के साथ सारे के सारे शब्द हैं, अगर इन 1200 में से मैं करीब आपको 200 शब्द पक्के करा दूं कि बेटा ये आजकल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दिल से शुक्रिया करोगे सर, आपने हमें क्रीम निकाल कर दे दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपने हमें टू द पॉइंट चीजें बता दी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है ना भाई। जिनके चांसेस ज्यादा हैं वो कंटेंट तो अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है बच्चे।
आगे हमारे सामने सवाल है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। जो चीज अपने आप में जटिल है उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, ठीक है। अब आओ समझने की कोशिश करते हैं। भाई इसे हम कहते हैं जटिल चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो ये हो गया हमारे सामने एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब SIS का मतलब किसी भी सिस्टम को आप तोड़ देते हैं, एनालिसिस विश्लेषण कहलाता है। हमारे सामने आता है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी रोगी के शरीर से खून की खराबी को निकाल देते हैं। खून में अगर कोई भी दिक्कत है तो खून को ही बदल दिया जाता है, खून की खराबी को हटा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। ये एक मेडिकल प्रोसेस है भाई। सिंथेसिस का मतलब एनालिसिस का एंटोनिम हो गया सिंथेसिस। सर किसी भी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांट देना एनालिसिस, टुकड़ों में बटी इंफॉर्मेशन को वापस प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में सिंथेसिस। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। सिम्बोइसिस बहुत प्यारा सवाल है। अब सिम्बोइसिस को तोड़ना सिखाता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सिम, इसके बाद लिखा है बायो, इसके साथ लिखा है सिस। सिस का मतलब मैंने आपको बताया क्या चीज, सिस्टम। बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। सिम का मतलब क्या हो गया, सेम। अब इसको समझने की कोशिश अगर हम कहेंगे, जब हमारे सामने दो जीवित प्राणी हैं, कोई भी हो सकते हैं, और दोनों जब कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक के होने से दूसरे के होने पर कभी भी कोई क्या कहते हैं, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। एक के होने से दूसरे के जीवन का कोई नुकसान नहीं होता। इसे हम सिम्बोइसिस कहते हैं। अब इस सिम्बोइसिस को आप अपने जीवन में भी उतारिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में रहने में आपको हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ, आपके होने से पड़ोसी को कोई खतरा नहीं, पड़ोसी के होने से आपको कोई परेशानी नहीं, आपके किसी भी काम से पड़ोसियों को कोई परेशानी नहीं, पड़ोसियों के किसी काम से आपको। सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप इसे अपने चुन्नू चुन्नी के रिलेशन में भी यूज कर सकते हैं कि वी आर एंजॉइंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ज्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, शब्दों को याद करने का माहौल होता है साहब, याद करने की बात है। कैसे बनते हैं शब्द, ये सीखने की बात है मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों। सवाल नंबर 10 की परीक्षा की बात करते हैं भाई। सवाल नंबर 10 हमारे सामने, समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई चीज जो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं हो पाता, दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट इज कॉल्ड हॉरिबल। सर HORR का मतलब तो होता है फियर, जिसकी वजह से डर पैदा हो जाए, इज कॉल्ड हॉरिबल। ये तो गया डिस्कशन से बाहर, है ना। सर क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट करना, क्रेड का मतलब होता है किसी चीज पर ट्रस्ट करना। सर इन लगाने की वजह से जिस पर ट्रस्ट ना हो, तो ये तो आंसर हमारे सामने सही होगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, जिसे आप कहते हैं ऑर्डिनरी को अगर सामान्य तरीके से कहें तो समथिंग दैट इज नॉर्मल, ठीक है जी। एक्सक्विजाइट इसी का एंटोनिम हो गया भाई। एक्सक्विजाइट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में अत्यधिक सुंदर होता है, जो अपने आप में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होता है, यानी कि जो नॉर्मल नहीं, अलग ही तरह का होता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 पर काम करते हैं। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम, अपने आप को दूर रखता है, किससे, एनी सॉर्ट ऑफ, किसी भी तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक से, शराब के किसी भी तरीके के पदार्थ से अपने आप को दूर रखता है, इस इंसान को हम क्या कहते हैं। आइए भाई, सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है सैमरिटन। सैमरिटन कौन इंसान होता है, सैमरिटन एक ऐसा इंसान होता है जो मददगार होता है। इसे हम कह सकते हैं अ हेल्पफुल पर्सन, जो दूसरे लोगों की मदद करता है, ठीक है जी। इधर लिखा है हमारे सामने टर्मागंट, ठीक है जी, टर्मागंट। अब इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन होता है, ये व्यक्ति नहीं होता है, ये एक औरत होती है। कौन होती है, एक ऐसी औरत होती है जो झगड़ालू होती है नेचर से। अ क्वालसम लेडी, वुमेन लिखेगा, ठीक है ना जी। एक ऐसी औरत जो लड़ाई करने के लिए बहुत फेमस होती है ना। उसका कोई काम से लेना देना है या नहीं है, लेकिन झगड़ने के लिए हर किसी के साथ तैयार रहती है। ऐसी औरत को हम कहते हैं टर्मागन। अगला शब्द हमारे सामने आता है वेटरन। जब वेटरन शब्द की हम बात करते हैं तो वेटरन कहलाता है अपने आप में क्या, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है ना। ये एक ऐसा इंसान होता है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है ना जी, अनुभवी व्यक्ति होता है, किसका, एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर जानकारी की बात है, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में, एरिया में, सब्जेक्ट में बहुत अच्छी जानकारी रखता है, उसे हम कहते हैं वेटरन। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया
टीटो टालर। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है दोस्तों। द अलावेंस, अलावेंस को हम हिंदी में कहते हैं भत्ता। आप कहोगे सर भत्ता भत्ती हमें समझ नहीं आता, कुछ हल्के शब्दों में बताओ। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं और जहां आप रहते हैं वहां रहने के लिए आपको खर्च तो चाहिए, तो पेरेंट्स आपको हर महीने एक पर्टिकुलर खर्च भेजते हैं कि भाई तुम्हारे पीजी का, लाइब्रेरी का, किताबों का, खाने पीने का एक्सेट्रा, ये खर्च तुम्हें हर महीने का करीब 12,000 रुपये घर वाले भेजते हैं। तो वो आपके लिए क्या हो गया, अलावेंस हो गया, भत्ता कहते हैं बेटा इसे। द अलावेंस दैट इज गिवन बाय अ हस्बैंड, पति देने वाला है भाई किसको, पत्नी को, ऑन सेपरेशन, अलग होने की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं सर। मैट्री का मतलब तो हो गया हमारे सामने, शादी की बात करते हैं। मोनियल संबंधित हो गया, शादी से संबंधित हो गया, मैट्रिमोनियल हटाओ, विवाह संबंधित बात होगी। एलिमोनी, एली शब्द की अगर हम बात करते हैं तो एली का मतलब होता है दूर, शादी से दूर होने की जो कीमत चुकाते हैं, एलिमनी हो गया। एफायंस्ड, एफायंस्ड का मतलब क्या समझ आता है, इसका मतलब आता है सगाई शुदा। ओ भाई साहब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर हम कहते हैं किसी इंसान को मैरिड, तो ये हो गया हमारे सामने शादीशुदा, ठीक है जी। एक ऐसा इंसान हो गया जिसकी भाई शादी हो गई, खत्म बात, ठीक है ना जी। फिर एक इंसान होता है जो सगाई शुदा है, कि भाई सगाई ही हुई है अभी तक, ठीक है भाई, अभी तक सिर्फ सगाई ही हुई है और तो जीवन में कुछ हुआ नहीं, इसी को हम कहते हैं एफाइंस्ड। अगला शब्द है डावरी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऐसे शब्द आपके जीवन में होने भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन 13 पर आ जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन 13 हमें क्या कहता है, सवाल नंबर 13। द स्पेस और रूम, कोई भी खुला स्थान या कमरा, दैट इज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, टाना ना 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 ना, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं। अब यहाँ टंकी रखी हुई है पानी की, कोई ये मत सोचना कि यहाँ कौन ऊपर चढ़ के बैठ गया भाई साहब, ये पाइप लगा दी मैंने, ठीक है भाई। अब ये ऊपर जो आपका कमरा बना हुआ है, स्पेस या रूम, दैट इज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ, मेन रूफ के ठीक नीचे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहने का काम करते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स तो भाई साहब आप जानते हैं सीढ़ियों को कहा जाता है, सीलिंग हम छत को कहते हैं साहब। अब एक शब्द हमारे सामने आ गया डोम, जब डोम की हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं गुबंद, क्या कहते हैं, गुबंद, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ प्राचीन हमारे ऐसे स्मारक हैं जिनकी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डोम बनी हुई है, जस्ट लाइक आप ताजमहल वगैरह देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या आता है भाई, एटिक। क्या शब्द हमारे सामने करेक्ट बनता है आंसर के लिए, एटिक। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 से मिलते हैं। अ पर्सन और एंटिटी, कोई भी इंसान या कोई भी ऐसा वजूद, दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा, कोई भी ऐसा इंसान, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, रेक्लूज। रेक्लूज अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। री का मतलब अगेन, क्लस का मतलब होता है जो टर्न्ड है, ट्विस्टेड है, ठीक है ना, यानी कि जो कभी पलटकर वापस आपके साथ ना मिले, उसे हम कहते हैं रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है आइसोलेटेड, जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद नहीं करता, ऐसे इंसान को आप सन्यासी भी कह सकते हैं। इधर लिखा हमारे सामने इंसर्जेंट, इंसर्जेंट को हम कहते हैं विद्रोही, ठीक है जी। ये इंसान हो गया कौन भाई, जो विद्रोह करने के लिए ज्यादा जाना जाता है, इसको इंसर्जेंट, ठीक है ना, रेबल करता है अथॉरिटी के खिलाफ। अब साहब इसकी अगर हम बात करते हैं तो कर्ज ना दिखा वापस दे सके, उसे हम दिवालिया कहते हैं। इंसोल्वेंट, बस्टेड, बस्टेड किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक लीगल टर्म है। बस्टेड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, बस्टेड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना जी। चलिए जी, वैसे बस्टेड का एक और मतलब होता है, वो आप डिक्शनरी में जरूर देखिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 15 हमारे सामने आता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जैसे किन्हीं शब्दों को मूल रूप में यूज किया गया वैसे ही एग्जैक्ट वर्ड्स हमारे सामने है ना। तो इसको अगर हम हिंदी में कहें तो कैसे कह सकते हैं, शब्द के स्थान पर शब्द, ठीक है ना, शब्द ब शब्द इसे आप कह सकते हैं फारसी में। सर फैक्चुअल का मतलब होता है जो फैक्ट से भरा हो, नहीं साहब। ऑर्नेट का मतलब होता है जो सुसज्जित हो,
ऑर्नेट का मतलब होता है जो सजा हुआ हो, डेकोरेटेड हो, यानी कि अगर मैं भाषा के रूप में समझूं तो ये हो गया अलंकारिक भाषा, ठीक है ना जी, अलंकारिक भाषा। तो ये तो नहीं होगा साहब, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, जो बिल्कुल संक्षिप्त है, कम शब्दों में कहा जाता है, वर्बैटिम। अब यहाँ वर्बैटिम शब्द बना कैसे है, अगर हम सिर्फ इस वर्ब को समझने का काम करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिवार में तो ये क्रिया है, लेकिन अगर वर्ब को रूट लेवल पर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ होता है शब्द, ठीक है। आप किसी इंसान के सामने अगर जाकर कहते हैं ये एक वर्बल स्टेटमेंट है, तो वर्बल का मतलब शब्दों में लिखी हुई बात, ठीक है ना जी। वर्ब से बना है वर्बल, वर्बली, वर्बलिज्म, ये शब्द वर्ब के अर्थ को बताते हैं, तो वर्ब का सामान्य अर्थ होता है शब्द। Question number 16 we have. Now we have to talk about. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मेरे बच्चों। क्वेश्चन 16 हमें कहता है अ रूम इन अ हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में एक कमरा है, यूज्ड स्पेशली, जिसका खास तरह से प्रयोग किया जाता है, फॉर सन बाथिंग, ठीक है ना, सन बाथिंग यानी कि धूप सेकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और थेरापेटिक, थेरापेटिक शब्द आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है, थेरेपी के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सपोजर टू लाइट। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए शब्द को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पोडियम का मतलब क्या हो गया, पोडियम इज व्हाट यू कॉल लेक्चर स्टैंड, जहां से आप किसी भी टीचर को, किसी भी नेता को लेक्चर देते हुए सुनते हैं, ठीक है जी। यहाँ पब्लिक बैठी है, यहाँ पब्लिक बैठी है, तो नेता लोग जो है ना भाई, टीचर लोग यहाँ खड़े होकर लेक्चर देते हैं, दिस इज कॉल्ड पोडियम, ठीक है जी। मंच आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। प्लेनेट की जो कहानी समझा दे उसे हम क्या कह देते हैं, प्लेनेटोरियम, ठीक है ना जी, तारामंडल इसे कह सकते हैं। सोलर का मतलब सन है, अब सन की ही बात यहां पर कही गई तो सोलरियम हो गया। सैनाटोरियम का मतलब क्या हो गया, सैनाटोरियम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर हेल्थ के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर और अगर मैं कहूं तो इसे आप स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर किसी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम को, हेल्थ इशू को ट्रीट किया जाता है, यानी कि ये स्वास्थ्य केंद्र है जहां सेहत को ठीक करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, सैनाटोरियम। Now we are to talk about question number 17, ladies and gentlemen. Question number 17 हमें क्या कहता है, कोई है, कौन है जो करता है कुछ फॉर प्लेजर, सिर्फ आनंद के लिए, ऐसे हम इंसान को क्या कहते हैं, एनार्किस्ट। अब एनार्किस्ट में क्या कहानी जुड़ी हुई है, ए एन का मतलब तो हो गया नोट, अगर मैं आर्क की बात करता हूं तो आर्क का मतलब मुझे समझ में आया रूल, और आई एस टी की अगर मैं बात करता हूं तो आई एस टी किसी के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, पर्सन, यानी कि वो इंसान जो रूल को नहीं मानता, ये वो इंसान हुआ जो किसी भी नियम को, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है या नहीं मानता, इसको अराजकतावादी, ठीक है ना। ती, जब इस ती की हम बात करते हैं तो ये होता है धर्म, ठीक है ना जी, ती का मतलब क्या हो गया, धर्म, या फिर आप कहें तो गॉड, है ना। अब इस ए लगाने से क्या हो गया, नॉट, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करे, इस अतीस्ट, है ना। आईएसटी का मतलब मैं समझा चुका हूं। हिडनिस्ट, हिडन का मतलब होता मजे, मजे ही मजे, हिडनिस्ट मजे ही मजे लेने के लिए है। अब एग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चों, अगर किसी भी शब्द के अंदर ग्रेस आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होता है स्टेप, कदम बढ़ाना। तो अग्रेसर का मतलब होता है जो हर बार कदम बढ़ाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्रेसर का मतलब होता है जो सबसे पहले कदम बढ़ाए, मां कसम छोड़गा नहीं, आक्रमणकारी कहते हैं ऐसे इंसान को हम, ठीक है, ताड़ तिल है ना। एग्रेसर शब्द से ही आपने एक एडजेक्टिव यूज करना सीखा है, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब है जो भड़केला रहता है, जो गुस्सेला रहता है, जो हर बात पे कहता है तेरी जय हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एग्रेसिव। एग्रेसर वो इंसान हुआ भाई। शब्दों को याद करने के लिए रट्टा नहीं लगाना, शब्दों को याद करने के लिए शब्दों की बैकग्राउंड को ध्यान से समझ लो, शब्द हमेशा याद रह जाते हैं। फिर द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहां सोल्जर्स रहते हैं, इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, टुकड़ा होता है, आप जानते हैं, समझ रहे। ये अपने आप में अगर कहने की कोशिश करें तो खंड हो गया, है ना भाई, हटाओ भाई। रेजिमेंट की बात कर सकते हैं, रेजिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सेना का दल है, सेना का दल है,
ग्रुप है, रहने की बात नहीं चलेगी भाई। ब्रिगेड की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिगेड हम किसे कहते हैं, ये भी अपने आप में सैनिकों की टुकड़ी है, समझ रहे हैं, ये भी अपने आप में सैनिकों की टुकड़ी है। तो सर ये भी सेना का दल अपने आप में हो गया। हमें रहने का स्थान बताना है, दैट इज कॉल्ड बैरक्स, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड बैरक्स। ये है वहां जहां पर सैनिकों को रखा जाता है, छावनी इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन 19 वी आर टू टॉक अबाउट, यहां है क्वेश्चन 19 आप सभी के सामने, आ जाइए। द एनालिसिस, थोड़े समय पहले ही एनालिसिस शब्द के बारे में हमने, जब किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटकर हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस विश्लेषण ऑफ अ पर्सनस हैंड राइटिंग, किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग की अगर हम विश्लेषण करें, टुकड़ों में बांटकर उसका अध्ययन करें, टू डिटरमिन हिज और हर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को अगर हमें ध्यान से स्टडी करना है, इसको हम क्या कहते हैं, बड़े प्यार से इसको समझने का काम करते हैं। कैलीग्राफी, ग्राफ शब्द किसी के अंदर हमें लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब लिखना होता है, CAL का मतलब हो गया गुड, तो अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। आगे हमारे सामने लिखा है फिलोलॉजी, आगे हमारे सामने लिखा है फिलोलॉजी। अगर फिलोलॉजी की हम बात करते हैं तो सर यहां हो गया अध्ययन का प्रेमी, फिलो का मतलब प्रेमी, ठीक है। आप इस फिलोलॉजी को अगर कहने की कोशिश करें तो ये भाषा प्रेमी भी हो सकता है, ठीक है जी। ये कौन हो सकता है साहब, भाषा प्रेमी, जो भाषाओं की अध्ययन पर ज्यादा फोकस करता है और उसे भाषाएं बहुत प्रेमी मतलब प्यार लगते हैं, ठीक है जी। आता है हमारे सामने न्यूमिज्मेटिस्ट, ठीक है जी। तो न्यूमिज का मतलब हमें समझ में आता है कॉइन या करेंसी, तो इसके प्रेमी को हम क्या कहते हैं भाई, अध्ययन करने वाले को न्यूमिज्मेटिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब ग्राफोलॉजी हमारे सामने हो गया, ग्राफ का मतलब लिखना हो गया, लॉजी का मतलब स्टडी, जो आपकी लिखाई का अध्ययन करे। आप कहोगे सर ये थोड़ा कम समझ आया, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपको कहूँ एक डिजिट 5 लिख कर दिखाओ, आप लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं ऐसे, 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 समझ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास इसके अलावा कोई और भी तरीका हो। अब ये 5 लिखने के जो पैटर्न्स है ना, साइकोलॉजिस्ट इनके अनुसार आपके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। आप ज्यादा घमंड में हैं, आपके लिखने का तरीका ये होगा। आप थोड़े से पोलाइट हैं, आप ऐसे लिखेंगे। अगर आप कैजुअल हैं तो आप अपने अक्षरों को लिखने में स्ट्रोक नहीं लगाते, समझ रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्रे हैं तो आप एक ही अक्षर को लिखने के लिए 3-4 बार पेन उठा के रखेंगे। ये है आपकी क्या चीज, ये है क्या आप लोगों की चीज, दिस इज व्हाट यू कॉल ग्राफोलॉजी, समझ रहे हैं, गॉट इट। अब अगर आप किसी भी अक्षर में, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, इस जी की लेंथ कितनी है ये भी आपके बिहेवियर को बताती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी बच्चे गूगल कीजिएगा, ठीक है, ग्राफोलॉजी के बारे में, और उसके बारे में कुछ और चीजें आप पढ़ोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत अच्छा एरिया है, ये एक अध्ययन का बहुत अच्छा एरिया है, पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 20 पर आते हैं मेरे बच्चों। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, और इस मेहनत को आप दिल से जरूर सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पर्पस होता है, रिसेंट एग्जाम से जो भी बेहतरीन चीजें हैं वो मेरा फर्ज बनता है। चाहे कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, मेरे सिलेक्शन बैच में मेहनत कर रहा है, या हो सकता है किसी और बैच में कहीं और पढ़ रहा हो सकता है किसी और प्यारे से टीचर से पढ़ रहा हो, लेकिन उसके पास एक ऑथेंटिक कंटेंट जाना चाहिए, समझ रहे हैं। वरना वोकेबलरी का इतना बुरा हाल है, किसी ने कहा है सर वो किताब अच्छी होती है, उस किताब को उठा के पूरा पढ़ दिया है ना, फिर क्या हाल होता है कि सर सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, समझ रहे हैं। पेपर में जाकर कहते हैं यार पढ़ा पढ़ा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, तो फिर ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है साहब। वोकेबलरीज के लिए हमारे पास सटीक कंटेंट, हमें उनको याद कैसे करना है ये टीचर आपको समझा सकता है, रेस्ट इज ऑल अप टू यू। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द थोड़ी देर पहले, ग्राफ का मतलब लिखना, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि एक ऐसा अध्ययन शास्त्र जो पृथ्वी के अध्ययन को लिखता है, उसकी भी एक ब्रांच दैट स्टडीज, जो पढ़ना सिखाती है, पढ़ती है, माउंटेन्स पर्वतों को पढ़ती है, एंड देयर फॉर्मेशन, बने कैसे हैं, इसे हम क्या कहते हैं भाई। बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया यार एमटीएस ने। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप एमटीएस के क्वेश्चंस को ध्यान से देख लोगे, आपको हर एक पेपर में, खासकर सीजीएल सीपीओ जिसका बहुत बड़ा क्रेज है, उनमें भी ये सवाल आपको कहीं नहीं देखने को मिलते साहब। आओ, पहले हमारे सामने लिखा है माइथोग्राफी। माइथो शब्द से बना है क्या चीज, मिथ्या,
माइथो से क्या बना है? मिथ्या, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी मिथ हैं या जितनी भी लेजेंडरी स्टोरीज हैं, उन सभी के बारे में लिखा हुआ जो भी कुछ है वो माइथोग्राफी है, ठीक है जी। पेलियो का मतलब क्या होता है साहब? पेलियो का मतलब हमें समझ में आता है प्राचीन, ठीक है ना। तो एंशियंट इतिहास के बारे में अगर लिखने वाली कहानियों को कहें तो पेलियोग्राफी होगा। हटाओ साहब। अब आता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या समझ में आता है भाई? जब ऑर्थोग्राफी की हम बात करते हैं तो कभी भी किसी शब्द का सही उच्चारण क्या है, किसी भी शब्द को सही तरह से कैसे पढ़ना है, इसको लेकर हम लोगों ने फोनेटिक्स तैयार किया है। हम लोगों ने का मतलब अंग्रेजी भाषा के जानकारों ने फोनेटिक्स तैयार किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, ये क्या है? आप इसे पढ़ेंगे सर लिव, मैं कहूंगा सर ये लाइव है। अब अगर लिव की तरह मैं बात करता हूं तो ये वर्ब है, ये वर्ब हो गया लिव। मैं अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा तब इसको पढ़ने की प्रोनाउंसिएशन आएगी लाइव। अब ये जो कहानी है ये बताता है ऑर्थोग्राफी। उच्चारण कैसे करना है, उच्चारण करते वक्त आपको अपने मुखमंडल का कौन सा अंग प्रत्यंग प्रयोग करना है बच्चों? बोलो गोपाल बाबा की जय। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दिस थिंग इज टॉट विद दिस ब्रांच ऑफ लर्निंग फोनेटिक्स। और अगर हम इसको सिर्फ शरीर के अंगों से जोड़ने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्वतों के अध्ययन को ओरोग्राफी क्या कहते हैं? ओरोग्राफी। ये बहुत प्यारा पर्वत लेख इसे हम कहते हैं। मजा आ गया भाई इतने प्यारे क्वेश्चंस देखकर। भाई मैं तो आज सो नहीं पाऊंगा, मैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रट के सोऊंगा आज, सोच लिया भाई। वन हु ब्रिंग्स, जो लेकर आता है लीगल एक्शन, किसके खिलाफ? किसी इंसान के कोर्ट में। यानी कि किसी इंसान ने किसी को मुक्का मार दिया, किसी इंसान ने किसी को मुक्का मार दिया, जिसको मुक्का मारा वो अपने इस मुद्दे को लेकर जा गया कोर्ट में, हमको बचा लीजिए साहब, ये मुझसे सिर्फ मुक्का मार दिए है हमको। अब इसे हम क्या कहते हैं सब? सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या हो गया भाई? सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है वो इंसान जो ढोंगी है और अपने आप को, सैंक्ट का मतलब धर्म, सैंक्ट का मतलब धर्म, जो पवित्र होने का ढोंग दिखाता है या वो धार्मिक होने का अपने आप में ढोंग दिखाता है, ठीक है ना जी। यानी कि ये वो इंसान होता है जो मोरली, ये वो इंसान होता है जो मोरली सुपीरियर होने का दिखावा करता है। बहुत सारे लोग हैं भाई, ठीक है। न्यूमिज्मेटिक, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कॉइन की स्टडी करने वाला न्यूमिज्मेटिक कहलाता है। हटाओ भाई। अब आता है प्रैग्मेटिस्ट। जब प्रैग्मेटिस्ट में हम प्रैग्मा की बात करते हैं तो प्रैग्मा का मतलब हमें समझ में आता है यूज। प्रैग्मेटिस्ट क्या हो गया? जो यूज पर फोकस करे। हिंदी में इसे कहते हैं प्रयोजनवादी। ये फिलोसॉफी की एक बहुत अच्छी ब्रांच है दोस्तों, प्रयोजनवादी इसे हम कहते हैं। ये वो इंसान होता है जो हकीकत में किसी भी चीज का क्या अस्तित्व है सिर्फ उसी पर फोकस करता है। मैं इसको सामान्य भाषा में समझाता हूं। मेरे पास ये घड़ी है, मेरे पास इस घड़ी का यूज है, इसलिए मैंने इस घड़ी को पहना। मेरे दूसरे हाथ में भी मैं घड़ी एक और बांध सकता था, पर यूज नहीं है, मैंने बांधी नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? हाँ है ना। आपके पास कोई भी चीज होने का, इस धरती पर कोई भी चीज होने का, इस धरती पर जो भी सिस्टम चल रहे हैं, हर एक चीज के पीछे एक वजह है। उस वजह में विश्वास करने वाले को प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। तो ये इंसान हो गया आपके नाम से प्लेंटिव, जो अपनी किसी मुद्दे को कोर्ट लेकर जाता है। क्वेश्चन 22 वी हैव, आर के लक्ष्मण, आप जानते हैं इनका नाम? अगर इनका नाम नहीं जानते तो आर के नारायण का नाम आप जरूर जानते हैं। आर के नारायण, द मालगुडी डेज, ठीक है ना जी। आर के नारायण वो भारत के बहुत अच्छे कहानीकार, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, जिनकी कहानियां, उपन्यास हमारे बचपन से जुड़ी हुई हैं। खासकर स्वामी एंड फ्रेंड्स मालगुडी डेज नाम की दो कहानियां बहुत प्यारी प्यारी, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होंगी, चाहे वो एनसीईआरटी में चाहे कहीं पर भी। अब ये है इनके ही भाई आर के लक्ष्मण, ठीक है।
ओके। आगे लिखा है वॉज वेल नोन फॉर हिज ड्रॉइंग्स, इनकी ड्रॉइंग्स के लिए फेमस है। और ड्रॉइंग्स किसकी? लोगों की। इन सच अ हाईली एक्साजरेटेड, एक्साजरेटेड स्पेलिंग के लिए पूछा जाता है। एक्साजरेटेड का मतलब था बढ़ा चढ़ाकर, हाई जरेट, एक्साजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, जिसका पर्पस क्या है? मजाक। तो भाई साहब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आर के लक्ष्मण के कार्टून्स की मैं बात करूं तो ये इंसान इस तरीके का बनाते हैं साहब, ठीक है, इंसान इस तरीके का बनाते हैं साहब। अब भाई साहब इसकी मुंडी इस तरीके की बनाते हैं साहब, ठीक है साहब। अब आप इसको देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी यार, शरीर इतना छोटा, मुंह इतना बड़ा, लेकिन इस एक्सप्रेशन से समझ जाओगे कि ये इंसान परेशान होकर दुखी हो गया है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैरिकेचर कहते हैं साहब। क्या कहते हैं साहब? कैरिकेचर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब थोड़े से और शब्दों पर समझते हैं। आर्टिकल्स हम क्या जानते हैं? आर्टिकल्स अपने आप में क्या है? कोई भी तरह का अनुच्छेद या इसी को लेख कहते हैं जो न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं। स्केचेस की अगर हम बात करते हैं तो स्केचेस अपने आप में साधारण चित्र होता है। किसी की नाक जितनी लंबी है उतनी ही नाक आपको चित्र में दिखाई देगी। थोबड़ा जैसा है वैसे थोबड़ा आपको पेपर पे बना होगा। ये होता है एग्जैक्ट ड्राइंग। क्या होती है? स्केचेस का मतलब एग्जैक्ट ड्राइंग। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सिर से लेकर साहब किसी इंसान के पैर तक का पूरा चित्रण इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। ठीक है जी, सिर से लेकर पैर तक का पूरा चित्रण इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। ठीक है जी। राजा महाराजा पोर्ट्रेट के बड़े शौकीन होते थे। आप किसी भी महल में जाओगे तो भाई साहब बिल्कुल सिर से लेकर, भाई साहब मैं क्या अब देखो बना नहीं रहा हूँ चित्र, सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाथ में तलवार होती थी भाई साहब, सब कुछ इस तरीके से भाई साहब, बाहें पीछे और टैन टैन एन मूछे मूछे हो तो, है ना भाई साहब। तो बड़ी खतरनाक क्या बता दूं भैया, मैंने क्या बता दिया भैया। अगले सवाल पे ले चलता हूँ भैया, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। आज मुझे नींद नहीं आएगी भगवान कसम। मेरे को तो ये डर है आज मैं किसी के प्यार में ना पड़ जाऊं। ये सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ा रहा हूं भाई। अ पर्सन हु ट्रेवल्स, एक ऐसा इंसान जो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्पेशली फॉर वर्क, जो उसका काम है, ठीक है ना, काम की वजह से। सर वैगरेंट वो इंसान होता है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक ही गाना गाता है, आवारा हूं ना गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। वेगरेंट का ही एग्जैक्ट सिनोनिम हमारे सामने कौन आता है साहब? नोमड। नोमड को हम कहते हैं जिसका ना खाना है और ना ही जिसके पास रहने का स्थान है, खाना बादोश। ठीक है जी, ऐसे इंसान को हम कहते हैं ना खाना और ना रहना। खाना बादोश कह सकते हैं, खाना बदोश कह सकते हैं। देखो हिंदी हमको इतना ही आता है भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। पिलग्रिम, पिलग्रिम हम उस इंसान को कहते हैं जो धार्मिक यात्रा करता है, धार्मिक यात्रा करता है। ठीक है भाई। आइटिनरेंट हम कहते हैं, ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं सब? आइटिनरेंट। ठीक है। अब आप लोगों से एक छोटा सा वायदा चाहिए बेटा, सिलेक्शन लेके आएंगे मेरे साथ, एक सिलेक्शन की चाय लेंगे और फिर उसके बाद हम आप सभी के साथ चलेंगे माता वैष्णो देवी। ठीक है, जय माता दी। चलिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउसेस, ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें होती हैं दो या दो से ज्यादा जीवन साथी। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। सरकार ये है एक प्यारी सी औरत चंपी देवी, ये है इनके पति देव जिनका नाम है चंपक। ठीक है। अब इन्होंने भाई साहब ब्याह एक से ज्यादा कर लिया। सर इनका स्पाउस ये, इनका स्पाउस ये। ठीक है जी, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा स्पाउस रखने का एट द सेम टाइम वो इज क्वाइट कॉमन इन द ओल्डन डेज। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड है जी। इसको हम क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड। सर पैट्री का मतलब तो हो गया पिता से संबंधित, और साइड का मतलब हो गया किलिंग। लो भाई साहब, पिता का वध पैट्रीसाइड हो गया। पिता का, आर्की का मतलब हो गया रूल, पिता का शासन, पैट्रियार्की हो गया। सर पोली का मतलब मैनी हो गया, यानी कि जब एक से ज्यादा की बात करें। गैमी का मतलब बिया हो गया। बिया नहीं हुआ तुम्हारा, आप कहोगे सर जी एक से ज्यादा बार हो गया, मैं कहूँ ससुरा तुम ही आंसर हो फिर तो। अगला शब्द है हमारे सामने पारो चल
इज्म करते हैं, ये क्या बदतमीजी है। आप कहोगे सर मैंने आपको इसके सामने तोड़ के ही ऐसे बताया पैरोचियालिज्म, तो आप क्या कहेंगे सर बड़ी छोटी सोच है, आपने पैरोचियालिज्म को पढ़ दिया पारो। भाई साहब यही तो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, नैरो थिंकिंग, संकीर्ण सोच, पारो। ठीक है भाई साहब, तो पैरोचियलिज्म इसी को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संकीर्ण सोच, छोटा नजरिया, छोटा देखने का तरीका। ठीक है भाई साहब, पारो। दिल के छालों को कोई, दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो गम नहीं, गम तो तब होता है जब लोग वाह वाह करते हैं। क्या बात है देव बाबू, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठठरी कर रहा है मास्टर। वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ लिमेंटेशन, हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना, एक ऐसी पोएम जो लिमेंटेशन, लिमेंटेशन का मतलब होता है बेटा जो शोक की बात करता है, यानी कि दुख की बात करता है, एस्पेशली फॉर डेड, मृत इंसान के लिए। और ये लिखा हुआ होता है किसमें, अरे भाई साहब थॉमस ग्रे, माय गॉड। अच्छा ओ गुड, अब मुझे समझ में आया, आपको सिर्फ अ पोएम ऑफ लिमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड इसके बारे में बताना है, ठीक है ना जी, ये पूरे सेंटेंस में ही आपको चिपकाना है। क्या ये निबंध है, नहीं। क्या ये रिपोर्ट है, नहीं। क्या ये अकाउंट है, नहीं। आप कहेंगे सर एलिजी, शोक गीत को एलिजी ही कहा जाता है। ठीक है, अब सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे पोयम का एक टाइप है ओड, आखिर ये क्या होता है, जल्दी से कमेंट में खड़ेच कर दीजिएगा दोस्तों, बात खत्म। क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों, आइए सवाल को देखते हैं। कांस्टेंट, लगातार, ठीक है जी, एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसे हम क्या कहते हैं, रीकेंट। सरकार ये तो नहीं होगा, ठीक है जी। रीकेंट की अगर हम बात करते हैं तो रीकेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी विचारधारा को, जब भी आप किसी भी बिलीफ को, किसी भी विचारधारा को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, इसे हम कहते हैं रीकेंट। त्याग डाला अल्लाह, त्याग डाला। अब परसेवरेंस इसका सही आंसर है साहब, ये तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, लगातार किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान रहते हैं, सर मुझे वो कैब याद नहीं रहती, सर मेरे मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, सर आसपास घर परिवार पड़ोस मम्मी पापा सब मुझे ताने मारते हैं, मैं आखिर क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूँ। अरे मेरे दोस्त, इस धरती पर भगवान ने भी अगर जन्म लिया है ना तो उन्होंने भी कष्ट झेले हैं। एक भी ऐसा देवी देवता आपको नजर नहीं आएगा जिन्होंने इस धरती पर ये शरीर का जन्म लिया हो, इस शरीर में जन्म लिया हो और उन्होंने कष्ट ना झेला हो। हर किसी ने कष्ट झेला है भाई। तो साहब आपके लिए ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये आपके लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप शामिल हो गए हैं। तो जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक आपको ये झेलना ही है। आप कोई भी चीज याद करें, नेचुरल है भूल जाएंगे। आप कोई भी मॉक लगाएं, आपके मार्क्स पिछले में आए थे जितने मार्क्स उससे कम आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार किसी एक या दो मौके में अगर मार्क्स कम आ गए हम रोने लग जाएंगे, क्यों रोएंगे यार। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो, किसी बच्चे को आज तक आपने ऐसा कोई ना कोई एक बच्चा जरूर आपको मिला होगा जिसके मॉक में बन रहे होंगे 170 मार्क्स और भाई साहब वो सीजीएल के प्रीलिम्स में आए हैं उसके 130 मार्क्स। तो मेरे दोस्त वो पेपर का 1 घंटा ही सारे खेल को डिसाइड करता है। पेपर का वो 1 घंटा ही है जिसमें अगर आप यहां से जीवित है ना, अगर यहां से आपका कॉन्फिडेंस नहीं मरा है तो आप जीत के आओगे उस 1 घंटे में। और अगर यहां से मरे हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस मरा हुआ है, आप इसी तरह की नेगेटिविटी में फंसे पड़े हैं, वो क्या याद नहीं होती, क्या करूं, मॉक में मार्क्स नहीं बनने, क्या करूंगा पेपर में जाके। तो सर समझ लो आप हार ही गए हो। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है कंटेंट को रिवाइज करते रहना, आपका काम है सिर्फ उसी कंटेंट पर फोकस करना जो टीचर ने आपके लिए मेहनत से तैयार किया है, जिस कंटेंट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा नहीं भटकना है भाई। मैंने सिर्फ आपको इसलिए मोटिवेटेड किया क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सर एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए 50 टीचर की महफिलों में घूम रहे हैं, पहुंच कहां रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव जोन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, संभालो अपने आप को, कॉन्फिडेंट फील करो, जो पढ़ा है इनफ है, अच्छा पढ़ा है, याद किया है, भूल जाओगे कोई बात नहीं, रिवीजन लगाएंगे। ठीक है बच्चे,
यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है, अब किसी इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है, हम उसकी इस बुरी बात को अगर किसी के सामने जाकर बताएं तो हम बुरी बात को किससे बताने का काम करेंगे? आप कहेंगे शिष्ट भाषा से बताने का काम करेंगे, अच्छे शब्दों से चुनाव करेंगे बातों का। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान फेल हो गया, आप उसको जाकर ये नहीं कहेंगे अबे तू फेल हो गया बे, आप उस इंसान को जाकर ये नहीं कहेंगे अबे तू फेल हो गया भाई। आप उस इंसान के लिए अच्छे शब्दों का, यार तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन अब की बार पेपर थोड़ा सा गड़बड़ था और अब की बार कट ऑफ थोड़ी ऊंची चली गई, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से मेहनत करेंगे, मैं तेरे साथ हूं, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं, हर कोई तेरे साथ है, तू दोबारा से सफल होने की एक कदम फिर से आगे बढ़ा, तो उस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। इसी को हम कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है बच्चे, आगे आता है पर्स्पिकेशियस। जब पर्स्पिकेशियस की हम बात करते हैं तो पर्स्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है, ठीक है ना, जिस इंसान के पास एक्यूमेन होती है, एक्यूमेन का मतलब जिसके पास तार्किक बुद्धि होती है, उसे हम कहते हैं पर्स्पिकेशियस, जो सटीक देखने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन 27 हमें कहता है दैट साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की बात कही गई है, हु वर्कड रिलेंटलेसली, जिसने लगातार काम किया, मेहनत की है, टू इंप्रूव द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहेंगे सर एक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी आपसे पूछी गई है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर थर्मोमीटर। थर्म का मतलब होता है हीट, अब हीट को मेजर करने वाला कहलाता है थर्मोमीटर। अगला शब्द है कंपास। कंपास आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्शंस के लिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को बताने के लिए। कैलकुलेटर, कैल्सी का मतलब होता है गणना करने वाला। सर इसके लिए करेक्ट आंसर हमारी तरफ से क्या बनता है? एमीटर। करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या बनता है बेटा? एमीटर। ये विद्युत की धारा मापने वाले यंत्र का नाम है दोस्तों। आइए भाई अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम काम कर रहे हैं। लिखे हुए सवाल को पढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन किस चीज का? ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी ढांचे का, एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स, किस चीज की जानकारी लेता है? जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की जानकारी बताता है हमें एनिमल या प्लांट्स की। अब इसके लिए हमें क्या कहना होगा भाई? जूलॉजी। सर जूलॉजी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी और जू का मतलब होता है जंगल, तो सर जंगल की बात हमारे सामने एनिमल से तो चल जाएगी लेकिन प्लांट्स का थोड़ा सा लेना देना कम रह जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे सामने आती है बॉटनी। बॉटनी सिर्फ प्लांट्स को लेकर ही है। आगे आता है हमारे सामने बायोलॉजी, जीव विज्ञान इसे हम कहते हैं। अब हमारे सामने मोर्फोलॉजी ही इसका सही सवाल का जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जब हम मोर्फ शब्द की बात कर रहे हैं तो मोर्फ का मतलब ही होता है ढांचा, मोर्फ का मतलब ही होता है फॉर्म। ठीक है जी, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे लिए बनता है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं आप लोगों को। नाउ वी हैव क्वेश्चन 29। सेलेक्ट करना है आप लोगों को एक प्यारा खूबसूरत सा ऑप्शन, ठीक है ना जी। एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग का मतलब होता है एक स्थान से किसी चीज को दूसरे स्थान पर भेजना। वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि अपनी अथॉरिटी किसी अन्य की तरफ आप जब ट्रांसफर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर पहला शब्द है हमारे सामने मीडियरी। मीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थता करना। मीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थता करना। जब बात आती है हमारे सामने एजेंसी की, तो एजेंसी का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जो अपने आप में एक एजेंट है, यानी कि जब एजेंट से हम एजेंसी बनाते हैं तो वो अपने आप में एक संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को बताने का काम करता है। अगला शब्द है असाइनी। अगला शब्द है हमारे सामने असाइनी। असाइनी हम उस इंसान को कहते हैं जो जिसको हम किसी काम के लिए चुनते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे सामने कौन सा हो गया भाई? डेलीगेशन हो गया। करेक्ट है भाई। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं ये क्या कहता है। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की मेथड और प्रैक्टिस के बारे में जो हमें बताए उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, किसी चीज को सीखने का प्रोसेस। स्ट्रेटेजी आप सभी लोग जानते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, है ना, रणनीति। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, जब आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपना एक डायरेक्शन बनाते हैं। पेडागोजी इसे कहा जाता है। ठीक है जी।
पेडागोजी इसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 31। अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल, एक ऐसी पॉलिसी जो अलग करती है लोगों को, किसके आधार पर, रेस के आधार पर। रेस को हम हिंदी में कहते हैं नस्ल। ठीक है जी। अब इसके हिसाब से अगर हम देखने का काम करते हैं तो बच्चों एपीरी किसे कहते हैं सर, ये मधुमक्खी पालन कहलाता है। हटाइए इसको भाई, है ना, ये अपने आप में मधुमक्खी पालन के बारे में हमें जानकारी देता है। जब बात करते हैं अपोसल की, तो ये हमारे सामने वो होता है जो किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में, अगर हम कहने की कोशिश करें तो इंसान जो धर्म को फॉलो करता है या कोई भी टीचर को फॉलो करता है, ठीक है ना जी, अपोसल कहलाता है। प्रचारक कह सकते हैं, प्रसारक कहते हैं। अपार्थिड इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों, अपार्थिड इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है अपो, अपो उसके बाद लिखा है स्टेसी, ठीक है, अपोस्टेसी। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जब कोई भी इंसान अपनी धार्मिक विचारधारा का त्याग करता है, तो इसे आप हिंदी में याद कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। इसे हम धर्म त्याग कहते हैं, इसे हम धर्म त्याग कहते हैं, यानी कि धर्म को अपनी इच्छा से ही त्याग देना, इसको धर्म त्याग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। क्या कहता है सवाल नंबर 32, द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। और कौन सा, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, और इर लगाने का मतलब क्या होता है, जो गैर तार्किक है, यानी कि इसी को अगर हम सिनोनिम की तरह से भी पढ़ें तो इलॉजिकल। अब इसको हम कैसे बताएंगे मेरे बच्चों, है ना, आओ मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमारे सामने आता है क्या चीज, नोमोफोबिया। ये एक ऐसा फोबिया है, ठीक है ना जी, ये एक ऐसा फोबिया जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और मैं शुक्र मनाता हूं कि एमटीएस ने इस सवाल को पूछ लिया, है ना, और कुछ नहीं तो एमटीएस ने इस शब्द को हमारे सामने ला दिया, क्योंकि नोमोफोबिया अपने आप में एक स्लैंग की तरह से है। अगर मैं इसको नो मोबाइल फोबिया की तरह से आपको बताऊं तो जल्दी आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना जी, यानी कि मोबाइल ना होने का डर। ठीक है जी। निक्रोफोबिया, निक्रो का मतलब होता है डेड, यानी कि मृत से किसी डर की हम बात करते हैं तो वो कहलाता है निक्रोफोबिया, या फियर ऑफ डेड थिंग्स, या फियर ऑफ डेथ भी आप इसे कह सकते हैं। जब जीनोफोबिया की हम बात करते हैं तो जीनोफोबिया, जीनो का मतलब होता है जो हमारे फॉरनर्स हैं, ठीक है ना जी, या फिर अगर मैं इसको कहने की कोशिश करूं तो स्ट्रेंजर्स का, जो हमारे स्ट्रेंजर्स हैं, जो हमारे अजनबी हैं, ठीक है ना जी, उनका जो डर है उसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। तो हमारे पास ओफिडियो, ओफिडियो का मतलब होता है स्नेक। अब ओफिडियोस फोबिया का मतलब होता है एक बिना तर्क के सांप का डर आपके मन में अगर बैठ जाए तो। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। द टेलर वॉज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन्स वोन बाई प्रीस्ट एंड कोरियोस्टर्स। अब हमारे सामने इस लिखे हुए शब्द का पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो लोग प्रीस्ट पादरी लोग पहनते हैं या कोरिस्टर्स पहनते हैं, ठीक है जी, ये लोग जो पहनते हैं वो लंबा सा गाउन, है ना। आपने क्रिश्चियन लोगों के जो पादरी हैं उनको देखा होगा भाई साहब, ठीक है ना, आपने उनको देखा होगा, वे लंबे लंबे इस तरीके के लबादा पहनते हैं। हमारे यहाँ तो भाई देसी भाषा में इसको लबादा कहते हैं, ठीक है ना भाई। और इस तरीके की ड्रेसेस होती है, फाइन। और इस तरीके की ड्रेसेस जब वो पहनते हैं तो ये हाथ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। आज बच्चे एक एक करके समझते हैं। फ्रॉक तो भाई साहब आप जानते हैं, लड़कियों की अपनी एक ड्रेस होती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। पैटीकोट आप जानते ही हैं किसे हम कहते हैं, पैटीकोट, ठीक है जी। अब आता है टक्सीडो। टक्सीडो एक तरह का कोट होता है सर, टक्सीडो एक तरह का ब्लेजर होता है, कोट होता है। तो हमारे सामने इसको कहते हैं भाई कैसक्स। एक नई तरह की, बिल्कुल ही नई तरह की वोकैबुलरी एमटीएस ने पूछी है, और सच में अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा दिल इसको देखकर बहुत खुश है। और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाने में ही विश्वास करता हूं कि आपको हमेशा वो क्लास दी जाए, वो कंटेंट दिया जाए जो सच में आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, ठीक है ना। वरना टाइम पास के लिए तो कुछ भी उठाओ पढ़ाना शुरू करो, वो तो एक अलग चीज़ होती है। मुझसे ज़्यादा कीमती समय आप लोगों का है। अगर आपको कोई कंटेंट मिले तो आपका ये भरोसा होना चाहिए कि सर बेस्ट चीज़ हमें मिलेगी, वरना कुछ भी कराने के लिए तो फिर वो तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है बच्चों। आइए
ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एमटीएस ने पूछा है, और इससे सीजीएल पेपर बनाने वालों को भी सीखना चाहिए कि यस, ये एक अच्छा लेवल है पेपर का। We went to Bow Bazaar in Kolkata to see the buildings for the lodging and accommodation of soldiers. हम उन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो सैनिकों के लिए होती हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं। ये हमने सवाल थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है मेरे बच्चों। इसे हम मिंट कहते हैं, नहीं, मिंट को हम हिंदी में कहते हैं टकसाल। टकसाल हम कहते हैं जहाँ कॉइन्स वगैरह बनते हैं, जहाँ कॉइन्स को घड़ा जाता है। हॉस्टल आप जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अगला शब्द है पैडॉक्स, एक नया शब्द आपके लिए। तो पैडॉक्स का मतलब हमें समझ में आता है जहां पर घोड़े इकट्ठे बांधे जाते हैं और घोड़ों को चराया जाता है। ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब हमारे सामने करेक्ट आंसर बचता है इसके लिए बैरक्स। करेक्ट आंसर हमारे लिए बचता है बैरक्स। आइए बच्चों, क्वेश्चन 35 देखते हैं क्या कहता है। A word, number or other figure that looks the same when viewed or rotated upside down. हम किसी ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिसको हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें तो वो एक जैसा ही देखने को मिले। ठीक है ना जी। अब इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए एक इंसान का नाम मैंने आपके सामने लिखा नितिन। अब मेरे बच्चों यहां से यहां तक पढ़कर देखो, आप कहेंगे NITIN। अब मैं कहूँ बेटा यहां से यहां तक पढ़कर देखो, आप कहोगे अरे सर ये तो कमाल हो गया, यहां पर भी आ गया नितिन, है ना। इसी चीज को कहा जाता है, क्या चीज है ना, उलट कर पलट कर। जब भी आप इसको पढ़ने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर लगता है। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप इस चीज को क्या कहते हैं, आप इस चीज को क्या कहते हैं भाई, इसी चीज को हम कहने की कोशिश करते हैं, क्या चीज, एम्बीग्राम। एम्बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे इस सवाल का जवाब, है ना जी। अब हमारे सामने आता है एनाडाइप्लोसिस। एनाडाइप्लोसिस का मतलब क्या होता है, एनाडाइप्लोसिस का मतलब अपने आप में होता है पुनरुक्ति अलंकार। जब हम किसी भी क्लॉज की शुरुआत में किसी भी शब्द को, फ्रेज को जब बार बार लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है ना जी। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। ये जग सूना सूना लागे क्या है, ये है एनाडाइपोलिस। ठीक है जी, प्लोसिस, फाइन। एलिट्रेशन को आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जब आपके सामने कोई भी एक पंक्ति बोली जाती है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ठीक है। अब एनाग्राम एक नई तरह का शब्द है। एनाग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आप सभी के सामने एक शब्द लिखा है ईट। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इस एनाग्राम, इसके कितने एनाग्राम पॉसिबल हो सकते हैं। आप उठाएंगे और कहेंगे सर टी से EA लगा दिया, हमने बना दी इसकी चाय। अरे हाँ है ना। अगर गुरुजी मैं ऐसे लिख दूंगा तो ईट की सेकंड फॉर्म हो गई, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हो गया। तो ये सब क्या है, इन्हीं लेटर्स के एनाग्राम्स हैं, इन्हीं से कुछ नए शब्द हम बना सकते हैं। तो सर हमने तो क्या कहा है, जिसको आप किसी भी तरीके से व्यू करेंगे तो ये एक शब्द बन जाता है। ठीक है ना जी। हालांकि एम्बीग्राम की बहुत गहराई है, इतनी दूर हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, आंसर बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होकर आंसर गलत मार्क करके आते हैं। क्वेश्चन 36 है लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड, या तो डिपार्ट मीन्स जाना या फिर जा चुके होना, फ्रॉम अ कंट्री किसी भी देश से, टू सेटल एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब कहीं अन्य जगह पर जाकर रहने की बात करना। अब ध्यान से समझेंगे, नेटिव का मतलब होता है क्या चीज, नेटिव शब्द में NAT को अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये बताता है हमें बर्थ के बारे में। जहां किसी का जन्म हुआ है वहीं रह रहा है, वो है निवासी, यानी कि नेटिव हो गया। सर ये माइग्रेंट है, माइग्रेंट यहां पर भी माइग्रेंट है। इस ई और इस इम को लेकर एक लड़ाई हो गई है। सर इम से अगर मैं इंपोर्ट बना दूं तो क्या हो गया, किसी दूसरे देश से इंडिया में आने वाला। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात कर दूं तो EX से हमें समझ में आ गया सर इंडिया से बाहर जाने वाला। तो साहब एमिग्रेंट हो गया हमारा एक्सपोर्ट कैटेगरी में, देश से बाहर चला गया। इमिग्रेंट किसी और देश से भारत में आ गया। सर ये तो हमारे सामने गया, इसकी संभावना है
इसकी संभावना पूरी है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, अब हमारे सामने एक्स कम्युनिकेट और बच गया। सर एक्स का मतलब होता है आउट, किसी भी शब्द से पहले ई या एक्स अगर आप जोड़ते हैं तो वो उस शब्द की आउट कर देता है, यानी कि जो चीज उससे दूर हो जाए या उससे बाहर हो जाए। ठीक है ना, तो कम्युनिकेट बातचीत से बाहर हो जाना, एक्स कम्युनिकेट हो गया भाई। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने एक ही बचता है। चलिए अब फटाफट से आप सभी लोग रूट लेवल पर एग्जाम्पल शब्द को तोड़कर बताएंगे कि एग्जाम्पल क्या अर्थ बनाता है। ठीक है बच्चों, Question 37 we have a room for cleaning and storing dishes and cooking utensils for doing messy kitchen work। ठीक है जी, किचन वर्क का जो मैसी एरिया होता है, ठीक है ना, ये वो कमरा है जहां पर बर्तनों को साफ किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरले। क्या उसे हम ओवरले कहते हैं? नहीं साहब, ओवरले का मतलब तो होता है जो किसी चीज के ऊपर चढ़ाया जाए, इसी को हिंदी में हम कहते हैं परत। आपने देखा है बहुत सारे धार्मिक स्थल के बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, एंट्रेंस पर सोने की चादर परत चढ़ा दी जाती है। अब ये सोने की चादर परत चढ़ाई जाती है, इसी को आप ओवरले वर्क कहेंगे आज से। सैनाटोरियम हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। डॉर्मिटरी डॉर्म से बना है, तो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डॉर्म का मतलब मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। तो डॉर्मिटरी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, छात्रावास। आप इसको अंग्रेजी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे जल्दी बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? स्कलरी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जरूर याद करके जाइएगा भाई। जो बच्चा सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहा है, उनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। क्वेश्चन 38, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करने की एक्टिविटी, खासकर ऐसे बात करना जब आपको कोई दूसरा सुन सके। समझ रहे? कभी कभी हमारा खिसक जाता है ना दिमाग फ्रस्ट्रेशन में, और हम भाई साहब कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। किसको सुनाने के लिए? किसी को नहीं, अपने आप से खुंदक निकाल लें, सुन तो कोई भी नहीं रहा है साहब। इसे हम क्या कहते हैं? सोलिट्यूड। सोलिट्यूड को हम कहते हैं अकेलापन। ठीक है ना, जब आपको जिंदगी में कबीर सिंह के गाने अच्छे लगने लग जाएं, तुझे कितना पढ़ाए और हम बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, सॉलिट्यूड है ये। ठीक है ना जी, जब आप क्या कर रहे हैं? अकेला रहने का इच्छा, अकेला रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई साहब, उसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों क्या चीज? सॉलिट्यूड कहते हैं। ठीक है भाई, अब आता है हमारे सामने डायलॉग। सर लोग का मतलब होता है स्पीच, लोग का मतलब होता है स्पीच, डाया का मतलब दो, यानी कि भाई साहब दो लोगों के बीच, ये एक बोलने वाला हो गया है भाई साहब, ये एक हो गया है भाई साहब हमारे सामने सुनने वाला, दोनों आपस में बकैती काट रहे हैं, डायलॉग हो गया भाई साहब। सर लोकी का मतलब भी स्पीच होता है, सोली का मतलब होता है अलोन, सोली का मतलब होता है अलोन। अब अकेले में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर लोग का मतलब भी स्पीच है और मोनो का मतलब भी एक ही होता है। फंस गया हमारा सवाल। सर ये तो गया, अब ए या सी में से क्या करेंगे? मोनोलॉग और डायलॉग का डिफरेंस समझिएगा। मोनोलॉग और डायलॉग में क्या फर्क होता है? सर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यहाँ ये बोल रहा है, ये जवाब दे रहा है, ये डायलॉग हो गया। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो कि ये सज्जन बोल रहा है और ये सज्जन जो है ना वो चुपचाप सुन रहा है, बोल ही नहीं रहा है, तो एक बोलने वाला है, दूसरा सिर्फ सुनने वाला है। दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग। तो ये भी गया। हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सोलिलोकी। ठीक है ना जी, जब आप परेशान हैं, उदास हैं, स्ट्रेस्ड हैं, खुंदक में भरे हैं, तब आप बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रहा, आप अकेले घर में हैं, आप फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन बिजी जा रहा है, थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मारते हैं आप फ़ोन को बेड पे फेंक कर, दीवार पे मत मार देना, फोन टूट गया बेटा, क्लास कहाँ से देखोगे मेरी। आप बेड पे फोन फेंक के मारते, उसके बाद कहते यार क्या तरीका हुआ यार, ये कोई बात हुई, साला बात नहीं कर रही है, क्या हो गया यार, ऐसे कौन करता है यार, बताओ, हद हो गई यार, चलो यार दूसरी को मिलाते। हटा प्रीति, तेरा नंबर कहाँ है? हाँ प्रीति तू बता, सोनाक्षी तो ड्रामे कर रही है, तू बता। तो ये है आपकी सोलिलोकी। ठीक है जी, डोंट ट्राई दिस इन योर लाइफ। मैं सिर्फ हंसी मजाक करता हूं चीजों को समझाने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारे सामने है, अ ग्रैंड फंक्शन, एक बड़ा फंक्शन हमारे सामने हो रहा है दोस्तों। अ ग्रैंड फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर। सर यहां से हमारा सवाल तैयार हुआ है,
टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड, वो इंसान जो जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं नोबल कोज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं भाई, जरा देखते हैं मेरे बच्चों, क्या कहते हैं हम उस इंसान को? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट तो उस इंसान को कहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस शब्द को तोड़ना सिखाता हूं मेरे बच्चों। फिलन का मतलब हो गया लव, भाई दिल आ गया हमारे सामने। थ्रोप का मतलब होता है पीपल, ठीक है ना जी, और आईएसटी लग गया तो हो गया पर्सन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को प्रेम करता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है। हटाइए भाई। प्रोफेट हम किसे कहते हैं सर? प्रोफेट का मतलब हमें समझ में आता है जो क्या होते हैं साहब, जो होते हैं किसी भी मतलब आप ऐसे कीजिए, भगवान के मसीहा, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के मसीहा होते हैं साहब ये, ठीक है जी। वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं, जो अपनी इच्छाओं से अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं, स्वयं सेवक इन्हें कहा जाता है। तो साहब यही सबसे सटीक आंसर बनता है। हमने इस क्वेश्चन को आज तक ऐसे ही पढ़ा है कि हम नोबल कोज की जगह फॉर वंस कंट्री लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन ये पहली बार सवाल को ट्विस्ट करके पूछा है, तो ये आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन 40 पर आ जाइएगा। द रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के कुछ नियम की बात कही है, विच गाइड वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन जो कि औपचारिक है उसमें किसी के लिए दिशा निर्देश बताने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं सर। इम्प्रोप्राइटी, इम्प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है बेटा? इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है जब किसी का अनुचित व्यवहार है, यानी कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है ना वो इम्प्रॉपर बिहेवियर है, इम्प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है जी। ये तो गया हमारे सामने। बार्गेनिंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं। आप दुकान पर गए, ठीक है ना जी, आपने दुकान पर जाकर पूछा भैया ये बताओ ये गमला कितने का है? दुकानदार ने कहा सर ये 500 रुपए का है। आपने कहा हट बकवास करता है, हम इसको 300 रुपए का लेगा। आपने कहा, दुकानदार ने कहा ले जा भाई। आप बोले सॉरी इतनी जल्दी 300 पे आ गया? नहीं लेगा माए, मैं 100 रुपए का लेगा भाई। दुकानदार ने कहा चल तू 100 रुपए का ले जा। भाई साहब आपने कहा ना 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 100 का नहीं, मैं तो भाई साहब इसको 50 रुपए का लेगा। दुकानदार ने कहा एक काम कर तू फ्री ले जा। तो भाई साहब फ्री की बात आते ही आपने कहा सर फिर एक नहीं मैं तो फिर 2 लेकर जाऊंगा। भाई साहब उसके बाद पिटोगे तुम। बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी करना। एफिडेविट क्या होता है साहब? एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट को हम कहते हैं शपथ पत्र, शपथ पत्र, ठीक है ना, शपथ पत्र, ठीक है ना जी। अब शपथ को अंग्रेजी में हम कहते हैं ओथ, ठीक है ना जी, ओथ। और जो आप लोगों का एफिडेविट बनाता है, एफिडेविट भरवाता है, उसे हम कहते हैं ओथ कमिश्नर, ठीक है भाई, करेक्ट है भाई, बढ़िया सवाल था भाई। अगला सवाल है मेरे प्यारे बंधुओं आपकी नजरों के सामने, क्या कहता है? देर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, अब बढ़ रही है संख्या लोगों की जो नहीं विश्वास करते हैं किसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। यहां से सवाल हमारे सामने आया है भाई। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा सर। सीयर्स की बात हम कर रहे हैं, तो सीयर्स का मतलब क्या होता है? वो होते हैं जो लोग भविष्य को देख लेते हैं। FORSEE, फोर का मतलब आगे, सी का मतलब देखने वाला, ये भविष्य देखने वाले लोग होते हैं, सीयर्स कहलाते हैं। सिनिक्स हम किसे कहते हैं? सिनिक्स हम कहते, ये वो लोग होते हैं जो शक्की लोग होते हैं, जो शक करते हैं, ठीक है जी। हटाओ भाई। फ्यूजिटिव्स, फ्यूजिटिव हम कहते हैं किसको? भगोड़े इंसान को, जो कोई भी क्राइम करके किसी भी स्थान से भागते हैं पनिशमेंट के लिए, इन्हें हम लोग कहते हैं ऐसे क्रिमिनल्स जो भगोड़े होते हैं, क्राइम करके भाग जाएं, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं भाई साहब क्या चीज? देखो ती शब्द का मतलब ही है भगवान या रिलीजन। भगवान या रिलीजन में विश्वास ना करें, अतीस्ट कहलाता है। क्वेश्चन 42 आपके प्यार भरे नजरों के सामने। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, उसने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसान की स्टडी के लिए, इंसान के मस्तिष्क की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आओ सर ध्यान से समझते हैं। फिजियोलॉजी, सभी शब्दों के अंत में लॉजी का मतलब स्टडी कहलाता है। देखो फिजिक्स तो आप जानते ही हैं, फिजिक्स का मतलब होता है जो आपके इस दुनिया में जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो आपके सामने साक्षात है, उसके अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं, ठीक है जी।
जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं मेरे भाइयों, वो सारी की सारी कहानी आपकी कहलाती है क्या चीज? फिजिक्स कहलाती है। ठीक है जी। अब आती है फिलोलॉजी, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, इसको भी हटा, इसको भी। फिजियोलॉजी का मतलब शरीर के अंगों का जो अध्ययन आपका है। ठीक है ना जी, शरीर के कार्यों का अध्ययन, शरीर के अंग कहाँ क्या काम करते हैं उसके अध्ययन को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिलोलॉजी हो गया, आप लोगों को पता ही है, जिसे हम भाषा या साहित्य के अध्ययन को कहते हैं। साइक का मतलब होता है माइंड, और इसी के अध्ययन को साइकोलॉजी हम कहते हैं। क्वेश्चन 43 वी हैव, द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। सर, फसलों को उगाने के लिए जो उचित है उस जमीन को हम कहते हैं क्या? रस्टिक। सर, रस्टिक एक शब्द आपको समझना होगा जिसे हम कहते हैं देहाती। देहाती का मतलब क्या होता है बेटा? देहाती का मतलब हमें समझ में आता है जो गांव से संबंधित होता है, ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। ठीक है ना। फ्रूटफुल का मतलब जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिले, ठीक है ना, जिसके अंदर एक रिजल्ट हो, उसे हम फ्रूटफुल कहते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी क्लास से कुछ फ्रूटफुल नहीं मिले तो आपकी नजरों में उस क्लास की कोई सेंस नहीं होती, उस क्लास ने आपका टाइम वेस्ट किया है। मेरी बात समझ रहे? यू गॉट इट? अब इधर आता है बैरन। बैरन हम उस जमीन को कहते हैं जहां से कुछ उगता नहीं, एरेबल ही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आइए मेरे भाइयों अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने। अ सरपेंट, सरपेंट हम सांप को ही कहते हैं मेरे भाई। सरपेंट हम किसको कहते हैं? स्नेक को ही कहते हैं। अ सरपेंट हैविंग मैनी हेड्स, कई सिर हैं जिसके। ग्रीक माइथोलॉजी में इसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना जी, इसे हम कहते हैं क्या? इयोप्सिन। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? इयोप्सिन। ये अपना में बड़ा विचित्र सवाल है, मुझे इस सवाल की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसा सवाल कभी पेपर में आ सकता है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है जी। आप कोई सर ड्राइंग वगैरह मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं भाई, ये मेरा फर्ज है आप लोगों को समझाने की कोशिश करने के लिए। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या बना दिया, ढंग से समझाओ। भाई साहब, ये मैंने आपके सामने बना दिया है एक ऐसा चेहरा। ठीक है ना जी। अब ये मत कहना कि सर ये स्टारबक्स है क्या, नहीं साहब। यहाँ इसके जो सिर के ऊपर ये बाल दिख रहे हैं ना, ये धड़ है सांपों की, और ये जो छोटे छोटे मैंने गोल गोल बनाए ना भाई साहब, ये सांप के मुंह हैं। ठीक है ना जी, ये सारे के सारे सांप के मुंह हैं। समझ रहे हैं? अब ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर होता था, ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा कैरेक्टर होता था। इसकी खास बात ये होती थी कि अगर आप इस कैरेक्टर की आंखों में आंखें डाल के देख लोगे ना, अगर एक बार आप इसकी आंखों में देख लो तो आप पत्थर बन के वहीं खत्म हो जाओगे। ये कैरेक्टर हुआ करता था, कई सारी फिल्मों में भी इसका जिक्र मिल जाता है, आप कभी भी कोई भी अगर मतलब हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे। अब इयोप्सिन एक शब्द हमारे सामने आया है। ठीक है ना जी। इयोप्सिन अपने आप में कोरियन गोडेस है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे सामने से डिस्कशन से बाहर हुआ। कोबरा आप जानते हैं जहरीला सांप हो गया। पाइथन आप लोग जानते हैं साहब, ये भी अपने आप में एक बड़ा सांप हो गया है। तो हाइड्रा इस कैरेक्टर का नाम है। मतलब दूर दूर तक उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हमें एक चीज सीखनी चाहिए, हमें एक चीज सीखनी चाहिए, और हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए, जिस बच्चे के दिमाग में ये गलत फहमी बैठी हुई है ना, और इस सर आप तो एमटीएस का करवा रहे हो, हमारे पेपर से क्या लेना देना। अगर ये क्वेश्चन हम सही में पूछे ना तो ये पीजीटी इंग्लिश के पेपर में आना चाहिए, टीजीटी इंग्लिश के पेपर में आना चाहिए, लेकिन एमटीएस ने उठा दिया। क्योंकि मेरे बच्चों, जब भी कोई पेपर तैयार होता है ना, पेपर तैयार होते वक्त हमेशा एग्जामिनेशन आसपास के हर एक पेपर को उठाता है, और जो क्वेश्चन उसको डिफरेंट लगता है वहां से पेपर में वही क्वेश्चन उठा के रख देता है। अब नादान बच्चे तो पढ़ते नहीं है, समझदार बच्चे को तो कंटेंट से मतलब है। और फिर आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स समझदार, जिनको पढ़ने से नहीं, जिनको कंट्रोवर्सीज में आनंद आता है। सर उस टीचर ने ये कह दिया, सर उस टीचर ने ये कह दिया, सर उस टीचर के साथ ऐसे अड़ी पड़ी है, लड़ी पड़ी है, बजी पड़ी है। सर वो होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे। समझ रहे हैं? वो कम से कम अपने घर परिवार को समझा के चलते हैं कि देखो मैं 5-6 साल तक तो बेरोजगार रहूंगा,
मुझे 5-6 साल तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लगने वाला नौकरी, मुझे फन लेना है। जब उसके घर वाले उसको लात मारने के लिए तैयार होते ना, तब जाकर उस बच्चे की आंख खुलती है। उसके बाद वो किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी फिजूल बात, किसी भी तरीके की बकैती को हमेशा के लिए परमानेंट हटा देता है। उनको अनब्लॉक नहीं, उनको परमानेंट अपने दिमाग से डिलीट कर देता है। ये याद रखिएगा भाई साहब। अब आप कौन सी लाइन में खड़े हैं साहब, देखिएगा। वो इंसान जो म्यूजिक को प्यार करता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफाइल। नया शब्द आपके सामने आया है भाई। अब एस्ट्रोफाइल की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो एस्ट्रो शब्द किसी के साथ देखने को मिले तो ये आसमान के सितारे हैं। फाइल का मतलब हो गया जी लव, सितारे को जो प्रेम करता है। मेलोफाइल, अगर मेलोफाइल की हम बात करते हैं तो यही हमारा संगीत प्रेमी हो गया भाई। अब आता है डिस्को फाइल, जो डिस्को को पसंद करता है। डिस्को तो आप लोग जानते ही हैं भाई साहब, है ना? डिस्को दीवाने, आहा। डिस्को बेसिकली हम कहते हैं जहां नाच गाने की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी। अब आता है क्रोमाटोफिलिक। सर क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमाटो का मतलब हो गया हमारे सामने, क्रोमाटोफिलिक का मतलब होता है जो रंग से संबंधित है या रंग के प्रति आकर्षित होता है, रंग प्रेमी है। मधुमक्खी रंगीन फ्लावर्स की तरफ, कलरफुल फ्लावर्स की तरफ क्या होते हैं? ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वे क्रोमाटोफिलिक होते हैं। क्वेश्चन 46 वी हैव, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, मानसिक रूप से जो बीमार है उसे हम क्या कहते हैं? साइको, दिमाग से संबंधित है। साइकोलॉजिस्ट जो दिमाग की प्रॉब्लम को अध्ययन करता है ना भाई, जो क्या कर रहा है, आप कहेंगे सर दिमाग के मतलब अध्ययन करता, मनोवैज्ञानिक हो गया। साइकेट्रिस्ट भी इसी का भाई होता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क होता है। दोनों में क्या फर्क होता है भाई? जब साइकोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मनोविज्ञान का अध्ययन करता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है। ये वो इंसान है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, ठीक है ना? ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है और साइकेट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट करता है। ये फर्क है, ठीक है जी, इन दोनों का फर्क है। मर्सिनरी उस इंसान को हम कहते हैं जो पैसे के आधार पर, जो पैसे के आधार पर, ठीक है भाई, जो पैसे के आधार पर लड़ने के लिए हायर किया जाता है, पैसे के लिए युद्ध करने के लिए हायर किया जाता है। तो साइकेट्रिस्ट, ओ माय गॉड सॉरी गाइस, ल्यूनेटिक, ये होता है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मेंटली इल इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ही स्टडीज द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट को पढ़ता है जो जाना जाता है एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स पर आ जाएं भाई। देखिए भाई, सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? बायोलॉजी का मतलब हमें समझ में आता है जीव विज्ञान। मेरे बच्चों, अगर बायो ही हमें देखने को मिल जाए तो लाइफ, लॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है, जीव विज्ञान। इसलिए यहां लिखा है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में एटिम का मतलब अगर हम कहें तो ये हो गया हमारे सामने वर्ड। एटिम का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये वर्ड होता है, यानी कि शब्दों के मतलब अगर हम जानना चाहें कि कौन सा शब्द भाषा में कहां से आया, इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई और इस शब्द के पीछे की क्या कहानी है, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। हटाओ। अब आता है मेरे सामने एल्केमी। एल्केमी का मतलब क्या होता है भाई? एल्केमी तो बहुत फेमस बुक भी है, आप लोगों ने पढ़ा है, समझ रहे हैं? तो एल्केमी अपने आप में एक जादू करने वाली विद्या है कि किसी भी धातु को सोने में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना? ये अपने आप में, कुछ लोग इसी को दवा भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे मैजिक भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे प्रैक्टिस भी कह देते हैं। अब ये कैसा मैजिक प्रैक्टिस है कि किसी भी धातु को आप गोल्ड में कैसे बदल सकते हैं एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एल्केमी। तो एंटोमोलॉजी, एंटो का मतलब होता है क्या? इंसेक्ट्स। बहुत आसान हो गया भाई याद करना अब तो, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। टू गो अवे सडनली, अचानक से चले जाना, चुपके से चले जाना। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से बचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है जब किसी इंसान को, जब मान लीजिए एक ये क्रिमिनल इंसान है, ठीक है, भारत में ये पकड़ा गया, लेकिन एग्जैक्टली ये मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का क्रिमिनल है, हमने इसको वहां पर उस कंट्री के सुपुर्द कर दिया, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। इसे आप लिख लीजिएगा, टू हैंड ओवर अ पर्सन टू अनदर कंट्री फॉर ट्रायल, ठीक है, हिंदी में प्रत्यर्पित करना इसे हम कहते हैं।
अब आता है एक्सकैवेट, खुदाई करके जमीन से कुछ अवशेष निकालना, इज कॉल्ड एक्सकैवेट। ठीक है ना जी। आप जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष एक्सकैवेट करके निकाले गए, है ना। वैनिश का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना। सूर्य देवता की तेज रोशनी की वजह से धुंध वैनिश हो गई, गायब हो गई, ठीक है, विलुप्त हो गई। एब्सकॉन्ड होता है लीगल टर्म, ठीक है जी, जो बचकर भागता है कहीं से। मैनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, किसी चीज का अंत करना। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को भगा ले जाना, ठीक है जी, उठा ले जाऊंगा। ऋषभ, अगर किसी को आप डोली से उठा के ले जाओगे तो उसके लिए हम एबडक्ट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है भाई। अबाइड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ग्रहण करते हैं। एबोलिश का मतलब होता है किसी प्रथा को, किसी सिस्टम को खत्म कर देना, ठीक है जी। गॉट इट, है ना। चलिए बेटा, अगले सवाल पर आते हैं मेरे भाइयों। देखो अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है भाई। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। सर बोटनी आप लोग जानते ही हैं। बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। बोटन का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अध्ययन को हम कहते हैं। फिजिक्स जिसे आप छू सकते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है, फिजिक्स कहलाता है। डीमोग्राफी, डीमो का मतलब होता है पीपल, डिमो का मतलब होता है पीपल। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी गया। एकाउस्टिक, ये आपके सामने करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए है। ये छोटी सी कोशिश मैंने उम्मीद की कि आप लोग अब इन क्वेश्चन से बहुत अच्छा, बहुत सारा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर एक छोटा सा गणित हम इस चीज़ के ऊपर लगाने की कोशिश करें तो मेरे दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें हर एक 50 क्वेश्चन में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। तो करीब करीब 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके साथ मिलकर मैंने डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इनके साथ साथ कुछ रूट लेवल पर वोकैबुलरी को तोड़ना भी मेरे साथ सीखेंगे। बाकी अपनी वोकैबुलरी को डिटेल में अच्छे से तैयार करने के लिए आप सभी को वोकैबविट से पढ़ लेना चाहिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग अपनी ग्रामर को बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी बुक मैंने लिखी है, द इंग्लिश एक्यूमेन, जो कि अपने आप में एक संपूर्ण इलाज है अंग्रेजी की डेप्थ में प्रैक्टिस के लिए। इसमें वोकैबुलरी भी है, इसमें सेलेक्टेड कंटेंट है वोकैबुलरी का बच्चों। इसके अंदर ग्रामर बहुत डिटेल में दी गई है, इसमें एडिशनल चैप्टर्स भी दिए गए हैं अगर आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स में तैयारी करना चाहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ इसमें है, तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मुलाकात करते हैं अगले किसी नए प्यारे सेशन में आप सभी के साथ। खुश रहिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।